हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं टोमेटो के बारे में और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वेजिटेबल साइंस स्टार्ट हो गई है, ओलेरीकल्चर वाली ब्रांच स्टार्ट हो गई है। और ओलेरीकल्चर में जितने भी अपन सबसे पहले वेजिटेबल पढ़ेंगे, बेसिक ओलेरीकल्चर के अंतर्गत अपन नहीं, पहले सबसे पहले अपन वेजिटेबल के अंदर जितने भी अपने सिलेबस के अंदर वेजिटेबल हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और वेजिटेबल्स के अंदर अपन को पता है, एक तो टोमेटो हो गया, एक टोमेटो है अपने पास, और एक अपन बात करें चिल्ली है। चिल्ली के साथ साथ सोलेनेसी ग्रुप्स की है, कोल क्रॉप्स जितनी भी वेजिटेबल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आती है, उसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। कद्दू वर्गीय वेजिटेबल्स जो आती है उसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। मालवेसी फैमिली की जो आती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी वेजिटेबल आपके सिलेबस में दे रखी है उनकी इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स के बारे में, पूरे वेजिटेबल्स को अच्छे से अध्ययन करेंगे और उनका डिटेल से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी नोटबुक अपने पास में रखिए, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी वो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली नॉलेज दिलेगी अपन को क्या करेंगे, काफी कोशिश करेंगे। आज के जो लेक्चरर होगा, आज का जो सेशन होगा, उसमें अपन जो लेंगे वो अपन अपना जो टॉपिक होगा वो वेजिटेबल्स में टोमेटो लेंगे। आज का जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज अपन डिटेल से किसको पढ़ने वाले हैं, टोमेटो क्रॉप्स को, यानी कि टोमेटो के बारे में, टमाटर के बारे में पढ़ेंगे। और इंपोर्टेंट क्रॉप है, यहां से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इन सारी चीजों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टोमेटो होगा। और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा टोमेटो जो है, उस टोमेटो के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और उस टोमेटो में अपन सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, इस टोमेटो में सबसे पहले अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। इसके बाद में वर्गीकरण के बाद में इसका अपन जलवायु के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फ्यूचर है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में इसकी मृदा के बारे में देखेंगे, इसकी सिंचाई के बारे में देखेंगे, इसके उर्वरक प्रबंधन के बारे में देखेंगे। और इंपॉर्टेंट बातें हैं, टेम्परेचर के बारे में देखेंगे। इन सारी चीजों के बारे में अपन डिटेल से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है, टोमेटो है। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, टमाटर है। कौन सा है, टमाटर। और टमाटर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अपन इस तरीके से इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं टोमेटो। और टोमेटो के अंदर अपन टमाटर के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले अपन वानस्पतिक नाम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, वानस्पतिक नाम के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें अपन बोटनिकल नेम देखेंगे। और इसमें सबसे पहले बोटनिकल नेम में अपन क्या देखेंगे, सबसे पहले लाइकोपर्सिकोन एसुकुलेंटम, लाइकोपर्सियम एसुकुलेंटम, एसुकुलेंटम, लाइकोपर्सिकम एसुकुलेंटम, लाइकोपर्सियम एसुकुलेंटम है। इसका क्या है, वानस्पतिक नाम है। और इसका जो नया नाम अभी आ चुका है, सोलेनम लाइकोपर्सिकोन, न्यू नेम। इसको पहले ये नाम था, लेकिन इसका जो न्यू वानस्पतिक नाम आया है, न्यू नेम आया है, न्यू वानस्पतिक नेम आया है, इसके बारे में जरूर आपको पता होना चाहिए। ये लेटेस्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं। और इसका जो न्यू नेम आया वो आया है, अपन को ध्यान में रखना है, सोलेनम। याद रखना, क्या रखना है, सोलेनम, सोलेनम, सोलेनम लाइकोपर्सिकोन, लाइकोपर्सिकोन, सोलेनम लाइकोपर्सिकोन है इसका न्यू नाम। आपको पता है इसका न्यू नाम जो आ गया है लाइकोपर्सिकम एसुकुलेंटम, पुराना नाम है, ओल्ड नेम है, लेकिन इसका नया वानस्पतिक नाम आया है सोलेनम लाइकोपर्सिकोन आया है। कौन सा है, लाइकोपर्सिकोन आया। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे अपन बात करने वाले हैं इसकी फैमिली के बारे में। अपन बात करें इसकी किसके बारे में बात करें, कुल के बारे में यदि अपन बात करें तो इसका जो कुल होता है वो कौन सा कुल होता है। और कुल में आपको पता होना चाहिए, इसको कुल जो होता है, इसका कुल जो होता है वो सोलेनेसी कुल होता है। कौन सा होता है, सोलेनेसी कुल होता है। सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में इसमें अपन बात करें तो इसके अंदर उत्पत्ति स्थान के बारे में पूछे, ओरिजिन स्पेस के बारे में पूछे। और आपको उत्पत्ति स्थान के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे, उत्पत्ति स्थल के बारे में यदि आपको पूछे तो इसका उत्पत्ति स्थल ध्यान रखना है आपको। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है, पेरू। और पेरू कहां पर है, दक्षिणी अमेरिका में। पेरू कहां है, दक्षिणी अमेरिका में।
दक्षिणी अमेरिका में। तो ये आपको पता होना चाहिए उत्पत्ति स्थल के बारे में। और गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें। और इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो अपन बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर कितनी होती है, 24 होती है। ध्यान रखना 2n बराबर 24 यानी कि 24 गुणसूत्रों की इसमें संख्या होती है। तो ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। उत्पत्ति स्थान अपन को बता दिया पेरू है, दक्षिण अमेरिका जिसको बोलते हैं। 2n बराबर 2n बराबर इसमें क्रोमोजोम नंबर यदि आपको पूछे टोमेटो के अंदर तो 2n बराबर 24 है। और कुल कौन सा है, सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। और इसका नया नाम क्या है, सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन इसका क्या है, नया नाम है। इसके बाद में अपन बात करें आगे, इसमें एक चीज और पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है इसमें, उपनाम, उपनाम के बारे में। और एक अपन बात करें इसमें पृथक्करण, आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी के बारे में जरूर पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें पृथक्करण दूरी के बारे में जरूर पूछा जाता है कि पृथक्करण दूरी कौन सी होती है। यानी कि अपन बात करें तो आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में जरूर पूछा जाता है। अपन बात करें पृथक्करण दूरी के बारे में पूछा जाता है, पृथक्करण दूरी के बारे में पूछा जाता है। और इसकी पृथक्करण दूरी भी आपको पता होना चाहिए। और उसके अंदर आपको आधार बीज और प्रमाणित बीज, ध्यान रखना दोनों बीजों की याद रखना है आपको, आधार बीज और किसकी, प्रमाणित बीज। आधार बीज फाउंडेशन सीड जो होता है, और एक होता है प्रमाणित सर्टिफाइड सीड होता है। प्रमाणित बीज, कौन सा बीज, प्रमाणित बीज। तो इसमें उपनाम अगर एग्जाम में आपको पूछे कि इसका उपनाम कौन सा है तो वुल्फ एप्पल है, विलायती बैंगन है, इसको बोला जाता है वुल्फ एप्पल, वुल्फ एप्पल, विलायती बैंगन, विलायती बैंगन बोला जाता है इसको। इंग्लैंड का प्यार और गरीब का संतरा, गरीब का संतरा बोला जाता है इसको, गरीब का संतरा बोला जाता है, गरीब का क्या बोला जाता है, संतरा बोला जाता है। उसके बाद में ये आधार बीज की अभी आइसोलेशन डिस्टेंस आपको पूछे तो याद रखना, आधार बीज की जो आइसोलेशन डिस्टेंस होती है वो 50 मीटर होती है। कितनी होती है, 50 मीटर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रमाणित बीज की आइसोलेशन डिस्टेंस पूछे आपको तो वो कितनी होती है, 25 मीटर होती है। कितनी होती है, 25 मीटर होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यदि पृथक्करण दूरी आइसोलेशन डिस्टेंस आपको पूछे तो आइसोलेशन डिस्टेंस में आधार बीज 50 मीटर और प्रमाणित बीज 25 मीटर होता है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, यदि अपन बात करें कि सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखना सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है इसका ध्यान रखना, ये तो आपको नहीं करना है, राज्य है वो यूपी है। और उसके बाद में राजस्थान के सापेक्ष अपन बात करें, राजस्थान के सापेक्ष अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर जिले के अंदर। किसमें होता है, जयपुर जिले के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टमाटर की खेती राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले में होती है, जयपुर जिले में होती है। और भारत के सापेक्ष अपन उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। इसके प्रमुख कीट के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में बात करें, प्रमुख कीट के बारे में। तो प्रमुख कीट के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इसके में प्रमुख कीट जो होता है वो कौन सा होता है, और प्रमुख कीट होता है फल छेदक, फ्रूट बोरर होता है। ध्यान रखना टमाटर का प्रमुख कीट यदि आपको पूछ ले तो वो कौन सा है, फल छेदक है। याद रखना कौन सा है, फल छेदक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको अभी यहां पे बता रहा हूं तब कि आपको याद है, जब इंसेक्ट पढ़ाऊंगा तब और आपको बताऊंगा। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछी जाती है, आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट चीज और पूछी जाती है जो यहाँ पे मैं आपको बॉक्स बना के बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीज कौन सी पूछी जाती है, वो पूछी जाती है टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग ये बेसिक चीज है। लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, किस वर्णक पिगमेंट के कारण होता है। तो वो जो होता है वो किसके वजह से होता है, वो होता है लाइकोपीन की वजह से। किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से। तो टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। और उसके बाद में पीला रंग किसकी वजह से होता है, केरोटीन के कारण। पीला रंग किसकी वजह से होता है, केरोटीन के कारण। तो याद रखना पीला रंग किसकी वजह से होता है, पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, केरोटीन की वजह से।
वो केरोटीन की वजह से होता है। पीला रंग किसकी वजह से होता है? केरोटीन की वजह से होता है। और सर्वप्रथम टमाटर की खेती का प्रारंभ अपन बात करें, टमाटर की खेती का प्रारंभ, टमाटर की खेती का प्रारंभ और प्रारंभ के बारे में अपन बात करें तो वो जो हुआ था वो यूरोप में 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? यूरोप में 16वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। यूरोप में 16वीं शताब्दी में हुआ था, जो स्पेन निवासियों द्वारा किया गया था, जो स्पेन निवासियों के द्वारा किया गया था, के द्वारा किया गया था। इसके बाद में अपन बात करें तो नर्सरी के लिए क्षेत्रफल के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? नर्सरी के लिए क्षेत्रफल पर के बारे में बात करें। नर्सरी के लिए क्षेत्रफल के बारे में अपन बात करें तो नर्सरी के लिए जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नर्सरी के लिए क्षेत्रफल के बारे में अपन बात करें 125 से 200 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 125 से 200 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 200 वर्ग मीटर होता है नर्सरी के लिए, आपको पता होना चाहिए। नर्सरी के लिए क्षेत्रफल आपको पूछे टमाटर का तो 125 से 200 वर्ग मीटर होता है। कितना होता है? 125 से 200 वर्ग मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पीला रंग किसकी वजह से होता है? केरोटीन की वजह से। टमाटर की खेती प्रारंभ यूरोप में 16वीं शताब्दी में स्पेन निवासियों के द्वारा की गई थी। टमाटर की खेती का प्रारंभन कब किया गया था? 16वीं शताब्दी में स्पेन वासियों के द्वारा किया गया था। और इसमें आपको पूछ ले कि नर्सरी के लिए क्षेत्रफल, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, नर्सरी के लिए कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? टमाटर की नर्सरी के लिए कितना क्षेत्रफल होना चाहिए? 125 से 200 वर्ग मीटर। नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, याद रखना 125 से 200 वर्ग मीटर याद रखना नर्सरी के लिए एरिया चाहिए। ध्यान रखना 1 हेक्टर अपन को लगाना है नर्सरी के लिए, जो क्षेत्र है 1 प्रति हेक्टर अपन को लगाना है, 1 हेक्टर में अपन को लगाना है, तो उसके लिए 125 से 200 वर्ग मीटर एरिया की आवश्यकता होती है। आगे अपन बात करें तो आगे देखें अपन इसमें अपन लाइकोपीन के कारण आपने देख लिया, क्षेत्रफल आपने देख ही लिया। और उसके बाद में अपन बात करें, इसके बाद में अपन क्या बात करने वाले हैं? अब टेम्परेचर के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद में पौध तैयार होने के समय के बारे में अपन बात करने वाले हैं। यानी कि अपन बात करें, ये नर्सरी वाला आपको समझ में आ गया, लेकिन नर्सरी तैयार होने का समय लगभग कितना समय लगता है नर्सरी तैयार होने में? तो एक बात और ध्यान रखना, नर्सरी तैयार होने में याद रखना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, नर्सरी तैयार होने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, ये आपको पता होना चाहिए कितना समय लगता है। यदि मैं इसको यहां पे लिखूं, स्पेस अपने यहां पर है, और यदि ये यहां पे लिखूं तो आपको याद रखना है 4 से 5 सप्ताह और 8 से 10 सेंटीमीटर के आकार के पौधे हो। याद रखना 4 से 5 सप्ताह, याद रखना कितने सप्ताह? 4 से 5 वीक। और उसके अंतर्गत वीक का मतलब सप्ताह, दिन कितने हो गए? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 सप्ताह हो गए, 7 दूनी 14, 7 7 चौक 28, 7 मंजे 35, 1 से 1.5 महीने, यानी कि 1 से 1 महीने या 1.5 महीने के बीच में अपन टमाटर को लगाते हैं, तो लगभग 4 से 5 वीक में। और अपन बात करें जब 8 से 10 सेंटीमीटर के आकार का पौधा हो जाए, ध्यान रखना जब 8 से 10 सेंटीमीटर के आकार का पौधा हो, तो ये आपको बात ध्यान रखनी होगी नर्सरी से संबंधित। टमाटर की नर्सरी से संबंधित यदि आपको बात पूछे, नर्सरी का क्षेत्रफल यदि आपको पूछे, तो नोट डाउन कर लेना 125 से 200 वर्ग मीटर प्रति हेक्टर की नर्सरी का एरिया चाहिए हमारे को। और नर्सरी को कब ट्रांसप्लांटिंग करनी? जब नर्सरी हमने लगा दी, एरिया में लगा दी, अब कितने दिन के बाद में इसको खेत के अंदर स्थानांतरण करना है? तो लगभग यदि आपकी नर्सरी बुआई से लेकर अपन को उसको स्थानांतरण करना है तो वो लगभग 4 से 5 वीक के अंदर
कि 1 से 1.5 महीने में, और 8 से 10 सेंटीमीटर के आकार का पौधा होना चाहिए। जब उसकी लंबाई देखें तो वो जो लंबा जो पौधा होता है, जो छोटा पौधा होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर के आकार का होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जामों में यहां से ही पूछा जाता है, नर्सरी और यहां के कितने में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, बहुत शानदार चीजें हैं इसके ऊपर। नर्सरी से संबंधित जो चीजें मैंने बताई बहुत शानदार है, एग्जाम में यही पूछी जाती है। उसके बाद में आगे अपन बात करें इसके मर्दा के बारे में। तो मर्दा के बारे में अपन बात करें तो सोयल के बारे में अपन देखें तो सोयल जो होती है ब्लूई दोमट तथा अच्छी जल निकास वाली मृदा जिसका पीएच मान के बारे में अपन बात करें तो पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.5 से 6.5, 5.5 से 6.8 के बीच में पीएच मान होना चाहिए। और ब्लूई दोमट और अच्छी जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि टमाटर में डैंपिंग रोग लगता है, एक तो पपीता में की नर्सरी में, एक टमाटर की नर्सरी में आर्द्र गलन रोग लगता है, इसलिए जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए जिसमें जल इकट्ठा नहीं होवे, यह आपको पता होना चाहिए। और जड़ों की मृदा में गहराई जो होनी चाहिए, जड़ों में जो अपन जो जड़ जो होती है, टमाटर की जो जड़ होती है, वो जो जड़ होती है उस जड़ की गहराई जो होती है, यानी कि ये जड़ है और इनकी जड़ों की गहराई के बारे में यदि आपको पूछे जड़ों की गहराई कितनी होनी चाहिए तो वो गहराई भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि टमाटर के लिए जो टमाटर की जड़ों की गहराई कितनी होती है, वो 120 से 180 सेंटीमीटर, ध्यान रखना 120 से 180 सेंटीमीटर गहराई होती है, ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जड़ों की गहराई कितनी होती है। उसके बाद में अपन बात करें कुछ टेम्परेचर और जलवायु से संबंधित बात करें, कुछ तापमान से संबंधित बात करें, तो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर से संबंधित बात करें। अगला अपन बात करें तापमान या जलवायु या तापमान से संबंधित अपन बात करें, दो बात करें तो ध्यान रखना है आपको, जलवायु या तापमान से संबंधित अपन बात करेंगे तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जर्मिनेशन के लिए अपन बात करें किसके लिए, यदि आपको जर्मिनेशन टेम्परेचर अंकुरण का आपको पता होना चाहिए कि अंकुरण के लिए तापमान यदि आपको पूछा जाए, अंकुरण के लिए यदि आपको तापमान आपको पूछा जाए तो उसमें 20 से 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 20 से 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 20 से 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अंकुरण के लिए टेम्परेचर 20 से 24 सेंटीग्रेड होना चाहिए। और उसके बाद में अपन बात करें कि सर ग्रोथ के लिए, यदि आपको ग्रोथ के लिए टेम्परेचर पूछे, आपको किसके लिए? वर्दी के लिए टमाटर के लिए टेम्परेचर पूछे वर्दी के लिए, तो वर्दी के लिए आपको पता होना चाहिए कि वर्दी के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए। वर्दी के लिए अपन देखें तो वर्दी के लिए लगभग अपनी बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात बहुत और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है कि लाइकोपीन के निर्माण के लिए, लाइकोपीन, इसमें जो टमाटर का लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट की वजह से टमाटर का कौन सा लाल होता है? लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से।
तो टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? लाइकोपीन से। और लाइकोपीन का निर्माण कौन से? लाइकोपीन का निर्माण किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? लाइकोपीन का निर्माण के लिए यदि आपको तापमान पूछे तो वो जरूर आपको याद करना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 से 20 से 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी दिखा होगा, लेकिन मैं बात करूं तो याद रखना वो जो टेम्परेचर आपको पूछे तो बॉक्स के अंदर आपको मैं बता रहा हूं, और वो जो टेम्परेचर है वो कितना है? 21 से 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में सर्वाधिक लाइकोपीन का निर्माण होता है। लाइकोपीन के निर्माण के लिए 21 से 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर उपयुक्त रहता है। लेकिन 30 सेंटीग्रेड से अबव याद रखना, एक नोट करके एक चीज याद रखना, नोट करके यहां बता रहा हूं मैं। लेकिन 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा यदि तापमान होता है तो लाइकोपीन का निर्माण रुक जाता है। लाइकोपीन का निर्माण क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा तापमान यदि होता है, 21 से 24 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अपन बात करें तो लाइकोपीन का निर्माण अच्छा होता है। लेकिन 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर लाइकोपीन का निर्माण क्या हो जाता है? रुक जाता है। यानी कि अपन कहें कि कौन से टेम्परेचर पर लाइकोपीन का निर्माण रुक जाएगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अधिक। ध्यान रखना है, यह चीजें आपको पता होना चाहिए। अंकुरण के लिए 20 से 24, ग्रोथ के लिए 20 से 25। अपन देखें तो आइडिया वही है, 20 से 24, 20 से 25 यानी कि 20 से 25 के आसपास टेम्परेचर चाहिए इसको। चाहे वो अपन बात करें लाइकोपीन के लिए, चाहे अपन बात करें जर्मिनेशन के लिए, चाहे अपन बात करें ग्रोथ के लिए। यदि 30 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लाइकोपीन का निर्माण क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसके बाद में एक चीज और पूछी जाती है कि आपको पता है कि टमाटर से कुछ परिरक्षित पदार्थ बनाए जाते हैं। ये याद रखना, टमाटर से परिरक्षित पदार्थ जो बनाए जाते हैं, परिरक्षित का मतलब होता है परिरक्षक। परिरक्षित पदार्थ जो होते हैं वो जो बनाए जाते हैं मुख्य रूप से अपन देखें तो एक जो बनाए जाते हैं सॉस बनाया जाता है और केचप बनाया जाता है। मुख्य रूप से ये दो बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनाए जाते हैं। सॉस और केचप बनाया जाता है, और इनको परिरक्षण करने के लिए, क्योंकि ये रंग देते हैं, रंगहीन होते हैं, इसलिए रंगहीन पदार्थों के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोनेट काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं? कौन सा रसायन काम में लेते हैं? सोडियम बेंजोनेट। लिख लेना, अपनी नोटबुक में पूछा जाता है, सोडियम बेंजोनेट लेते हैं। बेंजोइक अम्ल इसमें परिरक्षक का काम करता है, बेंजोएट लेते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी चीज आपको मैं बता देता हूं, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बात और है। इसकी वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसकी वैरायटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। एक चीज और पूछा जाती है, इसमें लिंग रूप कैसा पाया जाता है। तो लिंग रूप के लिए आपको पूछे कि लिंग रूप कैसा पाया जाता है। लिंग रूप के लिए आपको पूछा जाए तो इसका जो लिंग रूप होता है वो कैसा होता है? वो होता है नर, मेल स्टाइली, मेल स्टिलिटी पाई जाती है इसमें। क्या पाया जाता है? मेल स्टिलिटी, यानी कि अपन बात करें नरबंधता पाई जाती है, नरबंध्यता पाई जाती है, मेल स्टिलिटी पाई जाती है। शोषण दर कैसी रहती है? इसमें मध्य रहती है। इसमें उपस्थित अम्ल, यानी कि इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? उपस्थित अम्ल के बारे में यदि आपको पूछे एसिड कौन सा रहता है तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ये याद रखना, क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बातों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछी जाती है। जो मैं बता रहा हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। शोषण के आधार पर टमाटर कैसा होता है? क्लाइमेक्ट्रिक फल होता है। तोड़ने के बाद में भी इसको पकाया
जाया जा सकता है। और ये एक क्या है, एक क्लाइमेक्ट्रिक फल है। कौन सा फल है? क्लाइमेक्ट्रिक फल है। और क्लाइमेक्ट्रिक फल कौन से होते हैं? क्लाइमेक्ट्रिक फल वो होते हैं जिनको तोड़ने के बाद में उसकी शोषण दर बढ़ जाती है, इथाइलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो पकने लग जाता है। तो ये क्या है? क्लाइमेक्ट्रिक फल। आपको पता है शोषण के आधार पर क्लाइमेक्ट्रिक फल है। टमाटर में फल का प्रकार आप पूछे तो बेरी यानी कि बीज अंदर गुद्दा के अंदर, बेरी टाइप का। और बेरी का मतलब क्या होता है? बेरी या सरस। इसका क्या मतलब होता है? बीज गुद्दे के अंदर दसे होते हैं। ये याद रखना, बीज गुद्दे के अंदर दसे होते हैं और उस टाइप को अपन क्या कहते हैं? अंदर दसे होते हैं, उसे बेरी या सरस टाइप कहते हैं। यानी कि सरस प्रकार का जो फल पाया जाता है, सरस प्रकार का फल पाया जाता है, वो जो सरस प्रकार का वो होता है जिसके गुद्दे के अंदर, बीज के अंदर बीज दसे हुए हो। उसके बाद में खाने योग्य भाग पूरे फल को ही खाते हैं। टमाटर बीजपत्र के आधार पर द्विबीजपत्री होता है। और दूसरी चीज, बीजपत्र के आधार पर ये कैसा होता है? द्विबीजपत्री होता है। कौन सा होता है? द्विबीजपत्री होता है। तो ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं जो बता रहा हूं सारी चीजें इंपॉर्टेंट बातें हैं। उसके बाद में आपको पूछे टमाटर उत्पादन में भारत में विश्व का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। ध्यान रखना, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान, विश्व में स्थान तीसरा स्थान है, पहला स्थान नहीं है। क्योंकि टमाटर उत्पादन में पहला स्थान अमेरिका का इनका है, पहला तो अपना कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान आता है। और उसके बाद में टमाटर स्वपरागित और द्विश निष्प्रभावी पौधा होता है, यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट होता है। ध्यान रखना, एक चीज यानी कि सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है। सेल्फ पौधे के, खुद ही पौधे के फूल में मेल एंड फीमेल होता है, जो खुद ही क्या हो जाता है? प्रागृतित हो जाता है। खुद के फ्लोर में होते हैं मेल और फीमेल, इसलिए इसको सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप बोलते हैं, स्वयं प्रागित फसल बोलते हैं। तो सेल्फ पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड तथा उसके बाद में अपन बात करें तो ये क्या है? द्विश निष्प्रभावी डे न्यूट्रल प्लांट है। कौन सा है? द्विश निष्प्रभावी यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट है। इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अपन देखते हैं दीप्तकालिता के अनुसार, प्रकाश के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे को 10 से अबाउ प्रकाश की आवश्यकता होती है। शॉर्ट डे को 8 से कम टेम्परेचर यानी कि 8 से 10 के बीच में, बीच के ऊपर घंटों के 8 से 10 घंटों के बीच में प्रकाश की आवश्यकता होती है। जबकि डे न्यूट्रल प्लांट को किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये डे न्यूट्रल प्लांट हैं। उसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है सीड रेट। क्या पूछी जाती है? सीड रेट के बारे में पूछा जाता है। और सीड रेट के बारे में बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये जो सीड रेट वाला है ये आपको पता होना चाहिए कि टमाटर की सीड रेट कितनी रखते हैं। सामान्य टमाटर के बारे में बात करें अपन, किसके बारे में बात करें? सामान्य टमाटर के बारे में बात करें, नॉर्मल जो टमाटर होता है उसके बारे में अपन बात करें। तो सामान्य टमाटर के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? सामान्य, सामान्य सीड रेट के बारे में बात करें तो सामान्य इसकी जो सीड रेट होती है वो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है। वो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर, ये सामान्य हो गई। उसके बाद में यदि आपको पूछे संकर टमाटर जो होता है, हाइब्रिड टमाटर, टोमेटो, संकर किस्म में जो होती है, संकर किस्म की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, यह आपको पता होना चाहिए। संकर हाइब्रिड टोमेटो के लिए अपन बीज दर के बारे में बात करें तो वो आपको पता होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। वो लगभग अपन बात करें 150 से 170 ग्राम प्रति हेक्टर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 150 से 170 ग्राम प्रति हेक्टर। उसके बाद में दूसरी चीज अपन बात करें कि सर इसमें इस एल्कोलॉइड्स पाया जाता है, वो सेपोनिन होता है। सेपोनिन इसमें एल्कोलॉइड्स पाया जाता है। सर इसमें जलमांग, जलमांग का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टमाटर को जलमांग कितनी होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। वो लगभग अपन बात करें तो 750 mm या 75 सेंटीमीटर, 750 mm।
और अपन देखें तो 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में देखें तो 75 सेंटीमीटर। विसेला एल्कोलॉइड्स पाया जाता है, सेपोनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेपोनिन पाया जाता है। उसके बाद में इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू देखते हैं। क्या देखते हैं? ये देख लिया अपन ने सीड रेट। अब पोषक तत्व के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्वों के बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। टमाटर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, ध्यान रखना। विटामिन ए भी पाया जाता है, ध्यान रखना। विटामिन ए जिसका नाम है कैरोटीन, जिसकी वजह से रतौंधी डिजीज लगभग 320 ppm जो हरा टमाटर जो होता है उसमें 300 ppm के आसपास पाया जाता है। उसके बाद में विटामिन सी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। और विटामिन सी का दूसरा नाम है एस्कोर्बिक एसिड, जिसकी वजह से स्कर्वी डिजीज होती है, और वो लगभग पाया जाता है 31 mg प्रति 100 ग्राम। 31 mg प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। तो ये दो, विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन भी इसमें पाया जाता है, फेरस भी पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब इसमें ज्यामिति के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज्यामिति क्या होती है, इसकी जो ज्यामिति होती है वो कौन सी होती है, और ज्यामिति के बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी जो ज्यामिति है उसकी ज्यामिति से रिलेटेड की क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसकी जो ज्यामिति के बारे में आपको पूछे तो वो जो ज्यामिति है वो कौन सी है, इसमें कि रोपण की दूरी के बारे में आपको पूछे कि इसमें रोपण दूरी कितनी होती है। आपको मैं बता देता हूं, यदि आपको रोपण प्लांटिंग सिस्टम के बारे में पूछे, रोपण दूरी के बारे में पूछे, किसके बारे में पूछे? रोपण दूरी के बारे में। तो रोपण दूरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी जो रोपण दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। रोपण दूरी के बारे में अपन देखें तो रोपण दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 60 × 90। कितनी होती है? 60 × 90, या अपन बात करें 60 सेंटीमीटर × 90 सेंटीमीटर, यानी कि अपन बात करें तो 60 × 90 सेंटीमीटर, या अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि अपन बात करें 90 × 45 सेंटीमीटर। दो रोपण दूरी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अपन आगे बात करें कि टमाटर में प्रसंस्करण में अपन बात करें, प्रोसेसिंग में अपन बात करें, टमाटर जो होता है वो प्रोसेसिंग के अंदर टमाटर प्रसंस्करण के लिए क्या है? नंबर 1 है। कौन सा है? नंबर 1 है, ये आपको पता होना। नंबर 1 यानी कि सबसे ज्यादा पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी या प्रोसेसिंग की जो क्रिया की जाती है कौन सी वेजिटेबल पर की जाती है? टमाटर प्रसंस्करण में नंबर 1 है, प्रोसेसिंग में नंबर 1 में सबसे ज्यादा प्ररक्षित पदार्थ। इसके अंदर अपन बात करें सॉस, केचप प्रसंस्करण के लिए भारत में टमाटर का प्रवेश पुर्तगालियों द्वारा हुआ था। ये एक चीज और याद आ गई मेरे को, एक चीज याद आ गई कि टमाटर का जो प्रवेश किया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और पूछे आपको कि प्रसंस्करण के लिए प्रथम है तो डिब्बाबंदी की जाने वाली सब्जियों में टमाटर का कौन सा स्थान है? टमाटर का प्रथम स्थान है। डिब्बाबंदी करने के लिए टमाटर का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। प्यारे रसकुलो ध्यान रखना, डिब्बाबंदी के लिए टमाटर का कौन सा स्थान है? डिब्बाबंदी के लिए अपन बात करें, डिब्बाबंदी के लिए स्थान आपको पूछे तो डिब्बाबंदी के लिए जो टमाटर का स्थान होता है वो फर्स्ट स्थान होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज के बारे में, हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में अपन देखेंगे, और उसके बाद में अपन देखेंगे इसकी तुड़ाई, हार्वेस्टिंग और इसके प्रमुख कीट। अगला टॉपिक अपन बात करने वाले हैं और इसकी वेराइटीज के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेराइटीज के बारे में। तो कुछ किस्में होती हैं उनको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर देख लेते हैं, फिर कुछ हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में बात कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटी जो और है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और देख लेते हैं। तो अपन किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? अपन डिस्कस करने वाले हैं वेराइटीज के बारे में, किस्मों के बारे में। टमाटर की किस्मों के बारे में अपन देखें, और किस्मों में सबसे पहले अपन देखेंगे कि पूसा रूबी किस्म है। कौन सी रूबी है? सबसे पहले दो प्रकार की वर्दी होती है। टमाटर को दो तरीके से लगाया जाता है, एक तो पोली हाउस में लगाते हैं। पोली हाउस में देखो दो तरीके से टमाटर में होती है, एक तो अनिर्धारित गति,
अनिर्धारित ग्रोथ, अनिर्धारित वृद्धि, और एक होती है निर्धारित वृद्धि। निर्धारित वृद्धि वाले जो टमाटर की पौध होती है, निर्धारित वृद्धि वाली होती है, इनको ओपन स्पेस में लगाया जाता है। यानी कि ओपन स्पेस का मतलब खुले के अंदर, खुले खेत के अंदर लगाया जाता है। जो निर्धारित वृद्धि करने वाले जो पौधे होते हैं टमाटर के, वो ओपन स्पेस में लगाए जाते हैं, उनको केवल खुले स्थान पर लगाए जाते हैं। जबकि अनिर्धारित वृद्धि करने वाले को पॉली हाउस में लगाते हैं, क्लोज पॉली हाउस के लिए उपयुक्त होती है, जिनमें बेल बनती है और इनमें प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, और जो फ्रूट है एक के ऊपर एक एकांतर क्रम में लगते हैं, जबकि इसमें एकांतर क्रम में नहीं लगते। तो दो ग्रोथ हैबिट के बारे में बात करें, अनिर्धारित वृद्धि जो होती है उनको अपन पॉली हाउस में, उन किस्मों को अपन पॉली हाउस में लगाते हैं, और निर्धारित वृद्धि करने वाली जो किस्में होती हैं उनको ओपन स्पेस में लगाते हैं, खुले स्थान में लगाते हैं। तो दो तरह की ग्रोथ होती है। इनको बेल टाइप के होते हैं, ये बेल टाइप इस तरीके से इसके लिए स्टेकिंग करते हैं, बेल वालों के लिए स्टेकिंग करते हैं, जबकि इनको स्टेकिंग करने का कोई जरूरत नहीं होती है। इनको सहारा देने के लिए इसमें लकड़ी वकड़ी लगाते हैं बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, दो ग्रोथ हैबिट पाई जाती है। पहले अपन वेराइटीज के बारे में क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। आगे अपन देखेंगे वेराइटीज के बारे में। वेराइटीज के बारे में अपन देखें, किस्मों के बारे में। तो पहली वेराइटीज अपन देखेंगे पूसा रूबी। पूसा रूबी वेराइटीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। पूसा रूबी जो वेराइटी है वो अगेती किस्म है और उत्तर भारत के लिए उपयुक्त किस्म, याद रखना। अगेती किस्म और उत्तर भारत के लिए क्या है, उपयुक्त किस्म। उसके बाद में अपन बात करें पूसा गौरव। पूसा गौरव और पूसा गौरव जो वैरायटी है वो अपन शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए नहीं, पूसा गौरव। उसके बाद में पूसा शीतल, तीसरे नंबर की है पूसा शीतल। और ये शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। और इसमें टेम्परेचर के बारे में अपन बात करें तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, यानी कि जहां पर टेम्परेचर होता है वहां के लिए उपयुक्त होती है। उसके बाद में पूसा 120 और पूसा 120 जो किस्म होती है वो होती है सूत्रक्रमी प्रतिरोधी। सिलेक्शन 120 भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन 120, जिसका नाम है सुप्रीम। तो वो जो होती है पूसा 120 जो होती है ये नेमेटोड रेसिस्टेंट होती है, याद रखना, सूत्रक्रमी प्रतिरोधी किस्म। ये वेराइटीज के बारे में जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूसा रूबी अगेती उत्तर भारत के लिए उपयुक्त किस्म है। पूसा गौरव है, पूसा शीतल शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, जहां पर टेम्परेचर 8 डिग्री से कम हो। पूसा 120 सूत्रक्रमी रेसिस्टेंट प्रतिरोधी। उसके बाद में दूसरी है पूसा अर्ली ड्वार्फ। पूसा अर्ली ड्वार्फ जो है वो किस्म अपन बात करें, पूसा अर्ली ड्वार्फ बोनी और बसंत ऋतु के लिए उपयुक्त। बोनी व बसंत ऋतु के लिए उपयुक्त। यह आप बोनी व बसंत ऋतु के लिए क्या है, उपयुक्त है। और उसके बाद में अर्का सौरभ,
आगे अपन बात करें वेराइटीज के बारे में, तो अगली वेराइटीज है 7 नंबर की, और वो है अर्का सौरभ। और अर्का सौरभ जो वेराइटी है, ये वेराइटी क्या है, अर्का सौरभ के बारे में, बड़े फल वाली और दक्षिणी भारत के लिए प्रसिद्ध किस्म, बड़े फल वाली और दक्षिणी भारत के लिए उपयुक्त, दक्षिणी भारत के लिए उपयुक्त। उसके बाद में दूसरी वेराइटीज हैं, अर्का सौरभ आपको मैंने बता दी है। अंगूर लता, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है टमाटर की, अंगूर लता। अंगूर की नहीं है, अंगूर लता गृह वाटिका के लिए उपयुक्त वेराइटी, गृह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म, उपयुक्त किस्म। और आपको गृह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, अंगूर लता। पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा यानी कि अपन बात करें फल छेदक व विषाणु झुलसा प्रतिरोधी फल नाशपाती के आकार के, पंजाब छुआरा। और ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ध्यान रखना। पंजाब छुआरा जो वेराइटी है वो फल छेदक व विषाणु झुलसा रोग प्रतिरोधी है। फल छेदक यानी कि अपन बात करें फ्रूट बोरर के रेसिस्टेंट, और विषाणु यानी कि अपन बात करें वायरल डिजीज के रेसिस्टेंट और झुलसा रोग के प्रतिरोधी किस्म है। एक तो फल मक्खी के, फल बोरर का मतलब होता है फल छेदक, ध्यान रखना, फल छेदक, वायरस और झुलसा रोग के प्रतिरोधी, और इसके फल कैसे होते हैं, इसके फल होते हैं नाशपाती के आकार के, नाशपाती के आकार के, नाशपाती के आकार के इसमें क्या होते हैं, फल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। पंजाब केसरी अगली वेराइटी है, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी जो वेराइटी है, ये पंजाब केसरी किसकी वेराइटी है, ये भी टमाटर की है, बोनी और अधिक उत्पादन देती है, बोनी किस्म है, वह अधिक उत्पादन देती है। उसके बाद में अपन बात करें सुप्रीम या सिलेक्शन 120, सुप्रीम वेराइटी, और सुप्रीम वेराइटी का दूसरा नाम है, सुप्रीम वेराइटी का दूसरा नाम है S120, सिलेक्शन 120। और ये अपन बात करें तो ये भी अर्का रक्षक, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, अर्का रक्षक। और अर्का रक्षक वेराइटी के बारे में अपन बात करें तो जो अर्का रक्षक होती है वो नई किस्म है, याद रखना कौन सी किस्म है, नई किस्म है। और इस नई किस्म के बारे में अपन बात करें तो इसमें लगभग 20 किलोग्राम उत्पादन प्रति पौधा होता है, याद रखना 20 किलोग्राम, 20 केजी यानी कि 20 किलोग्राम प्रति पौधा उत्पादन होता है। प्रति पौधा क्या होता है, उत्पादन होता है, प्रति पौधा क्या होता है, उत्पादन होता है। यह आपको पता होना चाहिए। तो अर्का रक्षक नई किस्म है, 20 केजी प्रति पौधा उत्पादन होता है। और उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज मैंने आपको बता दी हैं। अब अपन बात कर रहे हैं हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में। तो हाइब्रिड वेराइटीज के बारे में अपन देख रहे हैं, संकर किस्मों के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं, संकर किस्मों के बारे में। संकर किस्में, और संकर किस्मों के बारे में अपन बात करें, किस्मों के बारे में बात करें, अर्का विशाल, अर्का विशाल, और दूसरी वेराइटी अर्का विशाल के बाद में अर्का वरदान, अर्का वरदान,
अगली वैरायटी के बारे में अपन बात करें तो वो है अर्कावर्दान सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है पूसा रेड, पूसा रेड। उसके बाद में अपन बात करें हिसार लालिमा, हिसार लालिमा। उसके बाद में अपन बात करें वैशाली, वैशाली के बाद में अपन बात करें भारतीय अमेरिकन संकरण है, ये भारतीय और अमेरिकन का संकरण है, भारतीय व अमेरिकन का संकरण है। रूपाली ये भी संकरित किस्म है। उसके बाद में अपन बात करें नवीन, स्वीट 100 नवीन भी है, स्वीट्स के बारे में बात करें जो पूसा रेड प्लम और सोयोक्स, पूसा ये जो क्रॉस है पूसा रेड प्लम इनटू सेयोक्स, सयोक्स के संकरण से प्राप्त की गई है। उसके बाद में अपन बात करें पूसा उपकार उपहार, पूसा उपहार, पूसा उपहार यह भी संकरित किस्म है और प्रसंकरण के लिए उपयुक्त, प्रसंकरण के लिए उपयुक्त। उसके बाद में अपन बात करें ये हाइब्रिड वेराइटीज हो गई। उसके बाद में अपन बात करें उत्परिवर्तित किस्मों के बारे में भी पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जाता है? उत्परिवर्तित किस्मों के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना उत्परिवर्तित किस्में कौन सी है। उत्परिवर्तित किस्में, उत्परिवर्तित किस्में और उत्परिवर्तित किस्में कौन सी हैं अपन बात करें तो उत्परिवर्तित किस्में कौन सी हैं? S12 मुरुथान PKM, याद रखना S12, याद रखना S12 मुरुथन। और अगली अपन बात करें उत्परिवर्तन PKM फर्स्ट, ये आपको पता होना चाहिए उत्परिवर्तित किस्में कौन सी है। उत्परिवर्तित किस्में S12 मरुथन और PKM फर्स्ट। उसके बाद में सिलेक्शन 120, सिलेक्शन 120 जिसको अपन बोलते हैं सुप्रीम प्रथम मूल गांठ सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म, प्रथम मूल गांठ यानी कि सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म, यानी मैं आपको बता चुका। और इसका S120 का दूसरा नाम क्या है? सुप्रीम। उसके बाद में पंत बाहर आ गई, वर्टिसिलियम और फ्यूजेरियम विल्ट के रोग रोधी किस्म। फ्यूजेरियम विल्ट लगती है वो पंत। पूसा दिव्या पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। पूसा दिव्या किस्म किसकी है? बहुत बार पूछा गया है। पूसा दिव्या F1 संकरित किस्म है, F1 संकरित, F1 संकर किस्म है पूसा दिव्या, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें हिसार गौरव, हिसार अनमोल, दो और वेराइटी कौन सी है? हिसार गौरव, हिसार गौरव और हिसार अनमोल, हिसार अनमोल। हिसार गौरव है और कौन सी है? हिसार अनमोल है, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें पूसा H1 अधिक तापमान के लिए, पूसा H1 अधिक तापमान के लिए, अधिक तापमान के लिए हाई टेम्परेचर के लिए। उसके बाद में अपन बात करें पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार के बारे में आपको पूछे, पूसा सदाबहार, पूसा सदाबहार वेराइटी के लिए भी पूछे आपको, तो पूसा सदाबहार वेराइटी जो है वो वेराइटी कहां से है अपन बात करें तो वो आपको पता होना चाहिए। पूसा सदाबहार अधिक और कम टेम्परेचर, निम्न और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।
निम्न और उच्च टेम्परेचर के लिए, निम्न व उच्च तापमान के लिए उपयुक्त। उसके बाद में अपन अगली वैरायटी देखें, इसार अरुण है सबसे अगेती किस्म। सबसे अगेती किस्म के बारे में बात करें तो यह भी आपको पूछा जाता है, सबसे अगेती किस्म, सबसे अगेती किस्म कौन सी है, वह है हिसार अरुण, हिसार अरुण। उसके बाद में अपन बात करें क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स माना जाता है ट्रस को। टमाटर के हाल में विकसित किस्म पूसा रोहिणी, हाल में ही विकसित किस्म याद रखना, पूसा रोहिणी याद रखना, पूसा रोहिणी। पूसा रोहिणी जो है वो, रोहिणी जो है वो हाल ही में विकसित की गई किस्म है, हाल ही में विकसित किस्म। इसके बाद में अपन बात करें, इसके बाद में अपन बात करें क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स टमाटर की, और उसमें जैव तकनीकी के द्वारा फ्लेवर सेवर, जैव तकनीकी के द्वारा तैयार किस्म, और वो कौन सी है, फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर याद रखना। इस फ्लेवर और सेवर को बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है, और इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लॉन्ग लाइफ तक इसका जो ये इसका अधिक समय तक इसका भंडारण किया जा सकता है, क्योंकि इस टमाटर का जो फल होता है, फ्लेवर सेवर जो वेराइटी होती है उसका जो गुद्दा होता है वो गुद्दा हार्ड होता है, और इसकी वजह से लॉन्ग लाइफ तक इसको स्टोरेज कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ तक इसको क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये टमाटर की कौन सी है, जैव तकनीक के द्वारा विकसित किस्म है। इसार अनमोल भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, पत्ती प्रण या लीफ कर्ल डिजीज के रेसिस्टेंट है, इसार गौरव और इसार अनमोल। उसके बाद में बोने का यदि आपको सोइंग टाइम पूछे आपको, तो सोइंग टाइम आपको पता होना चाहिए कि टमाटर को मैदानी क्षेत्र में, ये पूरी वेराइटी जितनी भी इंपॉर्टेंट वेराइटी है वो मैंने आपको बता दी है, और भी यदि आपको पूछा जाए तो बता सकते हो। एक चीज और पूछी जाती है इसमें, और एक चीज और पूछी जाती है, बोने का समय आपको पूछे, आपको क्या पूछे, बोने का समय। तो बोने का समय यदि आपको पूछे, बोने का समय यदि अपन देखें तो बोने का जो समय होता है इसका अपन देखें तो इसमें अपन देखें तो मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में बोने का समय क्या है, अपन जून जुलाई। और उसके बाद में अपन बात करें सर्दी ऋतु में, शरद ऋतु में, और शरद ऋतु में अपन बात करें तो ये कब बोते हैं, नवंबर दिसंबर में बोते हैं। उसके बाद में पहाड़ी क्षेत्रों में, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बुआई का जो समय होता है वो कौन सा होता है, मार्च अप्रैल। और शरद ऋतु में नवंबर दिसंबर में बोते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी जून जुलाई में, पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल में बोते हैं। इसके बाद में टमाटर का टेजरिंग रंग जो होता है, बहुत बार पूछा है, टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है, लेकिन टेंजरिंग ना तो लाल ना गुलाबी, टेंजरिंग रंग जो होता है प्रोलाइकोपीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, प्रोलाइकोपीन की वजह से, यह आपको पता होना चाहिए। भंडारण का टेम्परेचर यदि आपको पूछे, इसमें टमाटर में पीला रंग कैरोटीनोइड्स के कारण होता है, और यदि आपको पूछे कि भंडारण का टेम्परेचर, स्टोरेज करने के लिए भंडारण का टेम्परेचर कितना रखा जाता है, भंडारण का तापमान, और भंडारण का जो तापमान रखा जाता है वो कितना, 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 से 8 सेंटीग्रेड, और वो भी ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 90% अपेक्षित नमी होनी चाहिए। 90% क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। हम इसके टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे तुड़ाई अवस्थाएं, हार्वेस्टिंग, तुड़ाई अवस्था।
और इसकी तुड़ाई अवस्था के बारे में बात करें तो इसमें हरी अवस्था के अंदर तोड़ा जाता है। एक तो हरी अवस्था के अंदर, याद रखना है, हरी अवस्था में टमाटर को तोड़ा जाता है। और हरी अवस्था के अंदर अपन बात करें तो दूर बाजारों में भेजने के लिए, दूर बाजारों में भेजने के लिए, दूर बाजारों में भेजने के लिए। उसके बाद में अपन बात करें गुलाबी अवस्था, गुलाबी अवस्था के बारे में अपन बात करें तो जो गुलाबी अवस्था होती है वो कौन सी होती है? स्थानीय बाजारों में भेजने के लिए, स्थानीय बाजारों में भेजने के लिए, भेजने के लिए। उसके बाद में गुलाबी अवस्था हो गई पूर्ण पकी हुई अवस्था, पूर्ण पकी अवस्था, पूर्ण पकी अवस्था। और पूर्ण पकी अवस्था सॉस और केचप के लिए, सॉस और केचप के लिए, सॉस और केचप के लिए, सॉस और केचप के लिए की जाती है। उसके बाद में, और उसके बाद में ये याद रखना, हरी अवस्था में दूर बाजारों में भेजने के लिए, गुलाबी अवस्था में स्थानीय बाजारों में भेजने के लिए, और पूर्ण पक्की अवस्था में सॉस और केचप के लिए। और लास्ट में यदि आपको उपज के बारे में पूछे तो उपज का ध्यान रखना है। इसमें जो उपज होती है वो अपन बात करें 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर, 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर इसमें उपज प्राप्त होती है। और इसका जो परीक्षण भार होता है, बीज का परीक्षण भार, परीक्षण भार, एक बीज का अपन परीक्षण भार बात करें, 1000 सीड का जो वजन होता है, 1000 सीड का जो वजन होता है उसे परीक्षण भार कहते हैं। और 100 सीड का जो वजन होता है उसे सीड इंडेक्स कहते हैं। तो छोटे बीज होने की वजह से इसका परीक्षण भार लिया जाता है, और जो बड़े बीज होते हैं उसका सीड इंडेक्स ली जाती है। तो 3 परीक्षण भार अपन बात करें तो 3.3 ग्राम याद रखना, 3.3 ग्राम याद रखना, यानी कि 3.3 ग्राम, 1000 जो बीज होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, उनका 3.3 ग्राम क्या होता है? परीक्षण भार होता है, टेस्ट वेट होता है। आपको पता होना चाहिए क्या होता है? टेस्ट वेट होता है। उसके बाद में इसके प्रमुख कीटों के बारे में बात करें, फल छेदक इसमें प्रमुख कीट हैं। देखो कीट के बारे में अपन बात करें, किसके बारे में बात करें? कीट के बारे में। और कीटों के बारे में अपन देखें तो इसका जो प्रमुख कीट है वो फल छेदक है। कौन सा है? फल छेदक, फल छेदक है। उसके बाद में अपन बात करें इसमें उसके बाद में अपन बात करें कटुआ कीट भी है इसके। कौन सा है? कटुआ कीट, कटुआ कीट आ गई, हरा तेला आ गया। इसके बाद में अपन बीमारियों के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? बीमारियों के बारे में। तो कौन कौन से रोग लगते हैं इसमें? इंपोर्टेंट रोग के बारे में अपन देखें तो प्रमुख रोग के बारे में अपन देखें तो इसमें आर्द्रगलन रोग होता है, राइजोकोटानिया सोलेनाई की वजह से। आर्द्रगलन का रोग कालन, रोग कारक आर्द्रगलन, आर्द्रगलन होता है। और आर्द्रगलन किसकी वजह से होता है? पीथियम स्पीसीज की वजह से। पीथियम कौन सी स्पीसीज की वजह से होता है आर्द्रगलन? ये आपको पता होना चाहिए। एम्पेंडिरेक्टम, एफे निडरटम, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नर्सरी में सबसे भयंकर लगने वाला आर्द्रगलन रोग होता है सूत्रकृमि रोग होता है, मिलाइडोगाइनी स्पीसीज की वजह से होता है। प्रण कुंचन रोग वायरस की वजह से, लीप कर्ल रोग वायरस की वजह से होता है। मोजेक रोग भी वायरस की वजह से होता है। और एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है बाल्सम एंड रोट होता है। फिजियोलॉजिकल कार्य की विकार के बारे में पूछे आपको, टमाटर की कार्य की विकार के बारे में यदि आपको पूछे, और वो कार्य की विकार होता है BER, बाल्सम एंड रोट। बी का मतलब बाल्सम, ई का मतलब आर, एंड्रोट वो कैल्शियम की कमी से होता है। कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। टमाटर में गोल्ड फ्लेक रोग होता है। गोल्ड फ्लेक रोग जो होता है वो भी फिजियोलॉजिकली ऑर्डर होता है। गोल्ड फ्लेक, गोल्ड फ्लेक, गोल्ड फ्लेक रोग होता है। वो गोल्ड फ्लेक मतलब जलने जैसा रोग जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की अधिकता से, यानी कि पोटेशियम और कैल्शियम की कमी, K प्लस कैल्शियम की कमी। और अपन बात करें किसकी अधिकता से? कैल्शियम ऑक्जिलेट की अधिकता से। टमाटर का फल का फटना
बोरोन की कमी से टमाटर का जो फल फटता है, टमाटर का जो फल फटता है, टमाटर के फल का फटना किसकी वजह से होता है? वो बोरोन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बोरोन की वजह से होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपको मैंने बता दिया है। सन स्कोड का विकास होता है सूर्य के प्रकाश के। टमाटर में ब्लोची का पकना यानी कि राइपनिंग, वो पोटेशियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पोटेशियम की कमी से होता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आपको टमाटर कंप्लीट रूप से पढ़ा दिया है। अब अपन नेक्स्ट वेजिटेबल के बारे में बात करेंगे, और वो नेक्स्ट वेजिटेबल अपन बैंगन के बारे में बात करेंगे, ब्रिंजल के बारे में। और ये टमाटर आपको इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सारी वेराइटियां जो आएगी उसके बारे में, सीड रेट, जलवायु, बोने का समय, बीमारियां, कीट, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो याद रखना है, ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। अगला अपन पढ़ेंगे ब्रिंजल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रिंजल के बारे में। धन्यवाद।